नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। रमा हॉस्पिटल, नरोली, आजमगढ़ और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ जिले की दो सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रविवार देर रात जहां भारतीय जनता पार्टी ने सगड़ी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आई मौजूदा विधायक वंदना सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं फूलपुर पवई सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव से मुकाबले के लिए वरिष्ठ नेता रामसूरत राजभर पर भरोसा जताया है। जिले में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सिर्फ मुबारकपुर में प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, जबकि अतरौलिया सीट पर सहयोगी निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जिले की 2 बहुप्रतीक्षित विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला अध्यक्ष रहे व 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अखिलेश यादव को मुबारकपुर से सपा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। वहीं जिले की सगड़ी सीट पर डॉक्टर एचएन पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। डॉक्टर एचएन पटेल मऊ जिले के मधुबन के रहने वाले हैं और गोरखपुर जिले के बड़हलगंज में अस्पताल है। जिले में अब तक सपा ने 9 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिले की एकमात्र सीट मेहनगर से सपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। जिले के मुबारकपुर सीट पर हाल ही में बसपा छोड़कर आए विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की नजर थी। वहीं 2 बार बसपा के विधायक व मंत्री रहे चंद्रदेव राम करेली भी टिकट की लाइन में थे। वहीं सगड़ी सीट पर सपा से जयराम पटेल व अभय नारायण पटेल दावेदार थे, पर 8 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद इन दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्ष 2012 व 2017 का विधानसभा चुनाव मुबारकपुर सीट से लड़ चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुबारकपुर सीट पर बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से 9000 मतों से चुनाव हार गए थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी शाह आलम से मात्र 600 मतों से चुनाव हारे थे। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रशासन के साथ पुलिस की ओर से भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। साथ ही लोगों को बेखौफ होकर 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। शहर से लेकर गांव तक अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 10 फरवरी से शुरू हो रही नामांकन की प्रक्रिया को लेकर पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है और नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 4 QRT एंटी राइड फोर्स तैयार रहेगी। 80% असलहा जमा करा लिए गए हैं। अभी तक आचार संहिता के उल्लंघन के 28 मामले दर्ज हो चुके हैं। 107-16 में 85,000 से अधिक लोगों को पाबंद किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के तहत जो नामांकन की प्रक्रिया है 10 तारीख से शुरू होगी। पुलिस के द्वारा इसका एक पूरा मैप तैयार कर लिया गया है, जिसमें अलग अलग लेवल की बैरिकेडिंग तैयार की गई है। कहां से कितने व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, वाहन कितने जा सकते हैं, उनका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए 4 QRTs भी हमारे द्वारा बनाई गई हैं कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल इनको एक्शन में लाया जा सके। एंटी राइड फोर्स एक तैयार की गई है, इसीलिए कि भीड़भाड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे। जितने भी लोग हैं जिनको नामांकन करना है, उनसे संपर्क करके उनको पहले से ही अवगत करा दिया जा रहा है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग की, उनका पालन करें। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारी के संबंध में भी लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। जो लाइसेंसी असला है पुलिस के द्वारा लगातार जमा कराया जा रहा है। लगभग 80% असला वर्तमान में जनपद में जमा कराए जा चुके हैं। बाकी लोग जितना भी है उसको भी जमा करा। अवैध शराब के संबंध में लगातार पुलिस की कार्रवाई, हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकृत करना, गैंगस्टर करना, लोगों की गिरफ्तारियां करना, अवैध शस्त्र के संबंध में गिरफ्तारियां करना, ये सारी कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा वर्तमान में जारी हैं। इसकी थानावार समीक्षा भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है डेली बेसिस पे, और इसमें जो भी अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको हम लोग रिवॉर्ड देंगे। जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए क्या दिशा निर्देश है? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि 2 लोग ही उनके साथ आ सकते हैं नामांकन के दौरान, और वाहनों के संबंध में भी बहुत डिटेल गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की,
जो अगर वाहनों का काफिला चलता है तो आधे घंटे की दूरी दोनों काफिलों के बीच में रहेगी, इसका भी चुनाव आयोग के द्वारा ये सारी चीजें जितने भी प्रत्याशी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मेरे और डीएम साहब के द्वारा मीटिंग करके सबको बहुत विस्तार में अवगत करा दिया गया है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा हर हफ्ते उनको रिवीजन किया जा रहा है, उसके संबंध में भी लगातार इनको अवगत कराया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। अब तक टोटल 28 मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के या जो कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं चुनाव आयोग की उनके उल्लंघन के संबंध में, और सबसे यही अनुरोध है कि इसका पूर्णतः पालन करें। कोई भी उल्लंघन होगा तो पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। आचार संहिता के अनुपालन के लिए क्या क्या किया किस तरह से पुलिस के जो भी जितने पोस्टर्स लगे हुए थे वो पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मिलकर उनको हटाया है। एक अवधि के बाद वार्निंग दी गई, उसके बाद जिसकी गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं, सायरन लगे हुए हैं या कोई प्रचार सामग्री जिसकी अनुमति नहीं है वो लगा हुआ है, उसके संबंध में जो भी उल्लंघन है तो तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है जिसका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था और इसको सीज करके संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है। इसके साथ साथ 45 बैरियर पॉइंट्स हैं जनपद के अंदर और बाहर, जहां पे लगातार चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है आकस्मिक रूप से कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना करे और किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन ना हो। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। एक तरफ जहां सपा ने इस सीट पर मौजूदा विधायक आलम बदी आजमी का टिकट बरकरार रखा है, तो वहीं उनके खिलाफ कभी निकट सहयोगी रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने मोर्चा खोल दिया है। इसरार अहमद का कहना है कि आलम बदी आजमी साहब कभी अपने क्षेत्र में नहीं जाते और आम जनता से बहुत ही बदसलूकी से बात करते हैं, विकास के लिए भी कुछ नहीं करते। समाजवादी पार्टी से बगावत करते हुए इसरार अहमद ने निर्दल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं निजामाबाद के विधायक आलम बदी आजमी का कहना है कि निजामाबाद विधानसभा देश की सबसे अच्छी विधानसभा है और उन्होंने क्षेत्र में विकास के कई काम किए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सपा के बागी इसरार अहमद का आलम बदी आजमी के खिलाफ क्या कहना है। मैंने 32 साल से काम किया और जिस तरीके से मैंने समाजवादी पार्टी में जी जान से काम किया, जितनी वफादारी थे और लोगों के दिलों पे मैं समझ लगा एकदम घर बना लिया, वो मेरे परिवार जैसा निजामाबाद में है। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि मुझको विधायक बनने की बहुत हौसला नहीं थी, टिकट नहीं मिला उसकी मुझे बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब अपनी जनता को खुश करने के लिए मुझे चुनाव में निर्दल लड़ना पड़ेगा और मैंने ऐलान भी किया है और मैं लड़ूंगा अभी। और जिस पार्टी में मैं काम किया हूँ समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी की जो बुनियादी जो उसूल रहा है लोहिया जी की विचारधारा पर रहा है। लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करती। फिर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में हम लोग काम किए। नेताजी ने आपने देखा होगा कहा था कि जहां हक न मिले वहां हल्ला बोलो। तो अब मेरे साथ नाइंसाफी हो रही, तो मुझे तो अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने हक का हिस्सा लेना पड़ेगा और मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जब फैसला तो जनता को करना है कि जनता किसको जिताएगी किसको हराएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके का आशीर्वाद और सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग चुनाव वहां से जीत के आएंगे निजामाबाद से। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पिछली बार भी कहे थे कि एक बार इनको जिता दो, बुजुर्ग आदमी हैं। और आलम बदी साहब भी मेरे घर आए थे, कहे थे कि जो है मेरा आखिरी चुनाव है बाबू, मुझको एक बार लड़ा दो। तो उस बात को लेके मैं जो है खुद तैयार हो गया कि चलिए एक बार लड़ा देते हैं। लेकिन अब यहाँ लड़ाई झूठ और सच की है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आज भी मैं लड़ने जा रहा हूँ, मुझे बहुत दल बुला रहे हैं मेरे दल से लड़िए, मेरे दल से। मैं किसी दल में जा नहीं रहा हूँ, मैं निर्दल लड़ रहा हूँ। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिमाग में आ जाए कि अभी सही क्या है गलत क्या है, उनके दिमाग में आ जाए। अगर परिवर्तन करेंगे तो मैं फिर समाजवादी से लड़ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं निर्दल ही लड़ूंगा। कई दिन तक आप लखनऊ में डेरा डाले रहे, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला वहां से? कारण रुकने का यही था कि कल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह ना कह पावे कि तुमने मुझसे मुलाकात नहीं किया। इसलिए लखनऊ में इतनी भीड़ थी, भगदड़ थी, टिकट उकट के लेके लोग मुलाकात नहीं कर पाते थे, कई दिन से पड़े थे। तो मैं दिल्ली गया परसों, कल सुबह मेरी मुलाकात थी। उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि एक दही और लड़ा दो। मैंने कहा पिछली बार भी कहे थे, अब की बारी भी कहते, मैं अब की बारी लड़ा नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं कह के चला है। तो अखिलेश जी का रिएक्शन क्या था आपके इस पर? उनके दिल में एक मोहब्बत थी कि जो है उनका दिमाग में आया कि अगली बार मैं आपको लड़ाऊंगा, इस बार लड़ा दो। तो जब राजनीति में जानते हैं कि बाप के मरने के बाद बेटा चुनाव जीतेंगे, अल्लाह तआला करे उनके हयात हो और बढ़े, ज्यादा जिए, कल कोई घटना हो गई तो फिर उनके लड़के तैयार हो जाएंगे, भैया सहानुभूति में हमको लड़ाइए।
तो इससे क्या हम लोग का जब पिछली बात से जब मुकर गए लोग, तो इस बार हम कैसे विश्वास कर लेंगे कि हमारे साथ हो सही होगा। जनता समाजवादी में रही है और कुल रुसवाई और कुल जिल्लत के झेलते हुए भी लास्ट में वो कहते थे कि चलिए इनको जिता दिया जाए, सीटियां तो चली जाएगी, तो उसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं, बदतमीजी बदसलूकी करते हैं सबके साथ और ऐसा झिझिड़ाएंगे जैसे मान लो कोई नौकर है इनका। इस बात से जनता नाराज थी। अपेक्षाएं लोग करते हैं, आप नहीं कुछ कर सकते तो मोहब्बत से बोल तो दीजिए। मोहब्बत से ना बोलना ही उस क्षेत्र में उनका विरोध है कि सबको तो जैसे मालूम तो नौकर समझते हैं और काम करने का तरीका तो नहीं है उनके पास, सिर्फ निधि लेके परेशान रहते हैं, यहाँ वहां करते हैं। अगर काम करने का तरीका रहा होता तो समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार रही, निजामाबाद को चमका दिए होते कि हाँ मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अखिलेश जी से कोई काम ले नहीं आ पाए। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो वोट मांगने जाता नहीं, जनता मुझको अपने यही कारण रहा ना कि उनको जब बदतमीजी के बाद भी लोग मजबूरी में विकल्प नहीं मिलता था तो दे देते थे, तो उसे उनको घमंड था कि मैं तो टिकट मुझको मिल जाता है और मैं वोट पा जाता हूँ। टिकट अब की पारी मांगने के लिए कितना एड़ी रेड़ी वहां खियाई हम देखे थे ना कार्यालय पे, लेकिन वो बस अभी डायलॉग मारेंगे कि मुझे तो अखिलेश भेज देते हैं, जनता वोट दे दी। पता चलेगा अब की पारी कैसे वोट मिलता है, कैसे वोट दिया जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस समय चरम पर है। प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। प्रचार के लिए लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो लीक से हटकर चल रहे हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व 4 बार से विधायक 87 वर्षीय आलम बदी इस बार भी प्रचार के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करेंगे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने पूरे क्षेत्र में एक भी पोस्टर बैनर नहीं लगवाया था, न ही चुनाव अभियान के नाम पर एक कौड़ी खर्च की थी। केवल बूथों पर बस्ता भेजने पर जो खर्च होता है वही उनके जिम्मे पड़ा था। इसके बाद भी उनकी एक तरफा जीत हुई। इस बार भी वही होना है। जहां विधायक होने पर प्रतिनिधि वीआईपी कल्चर में आ जाते हैं, गाड़ियों का काफिला और गनर का झुंड उनकी पहचान बनता है, वहीं ये विधायक अकेले ही इधर उधर जाते रहते हैं। उनका मानना है कि आम जनता सादगी पसंद व ईमानदार लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती है। आलम बदी आजमी ने बताया कि वो कभी चुनाव के समय कार्यालय नहीं खोलते और न ही क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं। इसके बाद भी क्षेत्र की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा भेज देती है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। निजामाबाद क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का विकास कराया और 80% से अधिक गांव में इंटरलॉकिंग करवाई। निजामाबाद बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूंसी है। आलम साहब इलेक्शन में न तो कोई कार्यालय खोलते, न किसी गांव में वोट मांगने जाते, और निजामाबाद की महान जनता आलम साहब को 25,000 वोटों से विजयी बना करके विधानसभा में भेज देती है। दिस इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। लेकिन इसकी भी कोई वजह होगी कि आखिर क्या वजह है कि वोट मांगने भी नहीं जाते और जनता 20,000 से जिता के भेजती। इसकी कोई वजह ये जनता बताएगी वैसा। हाँ, देखिए, हमने क्षेत्र को जातीयत आधार पर नहीं तौला, इस बुनियाद पर नहीं तौला कि कितने वोट दिया था, कितने वोट नहीं दिया था। सिर्फ विकास की जरूरत के हिसाब से हमने क्षेत्र को तौला। आप समझ रहे हैं? तो उसमें बुनियादी काम कुछ चीज होते हैं। जब हम शुरू में विधायक हुए तो हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध धर्म स्थल जो है वो दुर्वासा धाम है, तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है काली पूर्णिमा का। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि थे, राधे श्याम सिंह एडवोकेट, ये भी थे। तो वहाँ गए तो वो मंदिर था, सबसे सिर्फ मैदान ही मैदान था, कुछ नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि यार महिलाएं भी आती होंगी स्नान करने, तो वो कहाँ आराम करती होंगी रात भर, तो कल सड़क पे। तो हमने हमारे यहाँ 4 हिंदू बड़े धर्म स्थल थे, दुर्वासा धाम, दत्ता से शीतला धाम निजामाबाद, और अवंतिकापुरी जहाँ पर है आपके तो मोहम्मदपुर ब्लॉक में। हर जगह 40 बाई 30 का हाल बनवाया कि हमारी बहनों बेटियाँ जो वहाँ अपना
धार्मिक भावनाओं से आती हैं तो उनको कम से कम बैठने की जगह दें। गांव की हाल ये है कि गांव में घुसिए तो जानवर लबरों में लेटे हुए हैं और बच्चे लबरे में खेल रहे हैं। तो हमने गांव पे एक अभियान चलाया कि हर गांव की गली को इंटरलॉकिंग कर दो कि लड़के अच्छे कपड़ों पर स्कूल जा रहे हैं, घर आए तो बरसात में लबरा लग रहा है, महिलाएं अपने गांव में नहीं चल सकती, तो वो लबरा का सिस्टम हमने खत्म कर दिया। मोर देन 80% ऑफ विलेजेस मेरे विधानसभा के बिल्कुल इंटरलॉकिंग से लटके हुए। हाँ, पहले शीतकालीन अवकाश और उसके बाद कोरोना की तीसरी लहर के चलते स्कूल बंद थे। अब 2022 के 37 दिन बीत जाने के बाद आज 7 फरवरी को पहली बार स्कूल खुले। कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। वहीं 8वीं तक की कक्षाएं अभी ऑनलाइन ही चलेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते बंद चल रहे स्कूल सोमवार को जब खुले तो स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 60 से 70% तक रही। सभी छात्र मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। लंबे अरसे के बाद स्कूल में छात्र पहुंचे तो उनके चेहरे खिले थे। स्कूल के गेट पर सबसे पहले बच्चों को सैनिटाइज किया गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गया। सभी छात्र मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। इसके साथ ही स्कूल परिसर में सभी लोगों को आवश्यक रूप से मास्क में ही नजर आए। कक्षों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए छात्र छात्राओं की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इस दौरान जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल विधान तिवारी ने बताया कि विद्यालय के 100% बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। प्रोटोकॉल के अनुरूप क्लास चलती है तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। आज 9 से 12 क्लास के जो क्लासेस गवर्नमेंट ने खोलने का ऑर्डर दिया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है एंड वी वर वेटिंग सिंस लॉन्ग एंड ऑनलाइन क्लासेस वर गोइंग ऑन, बट उसमें कई सारे नेटवर्क इश्यूज रहते हैं और साथ साथ में बच्चों की आइज़ पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हो गया था, तो पेरेंट्स भी काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चा रेगुलर लॉन्ग टर्म क्लास नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहा। शासन के आदेशानुसार 15 से 18 के सभी छात्र छात्राओं को टीकाकरण पूरा करा लिया गया है। इस आदेश के लिए हम सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया और इसके अभिभावक और इसके लिए छात्र छात्राएं भी काफ़ी प्रसन्न हैं इस कदम को लेकर। विद्यालय खुलने से बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। उनका कहना था कि ऑनलाइन कक्षाएं उतनी बेहतर नहीं जितनी ऑफलाइन कक्षाएं हैं। जैसे पहले और दूसरे कोरोना काल में स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो इस बार अगर तीसरी बार कोरोना काल में जब स्कूल और कॉलेजेस खुले बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले हमारी स्टडीज़ इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ी हैं और अब जब स्कूल कॉलेजेस खुल गए हमने टीका भी लगवा लिया। ये सब बहुत हमारे स्टडीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्या चाहते हैं, स्कूल कॉलेज खुले रहे? हाँ, खुले रहे। In this COVID period, after this third lockdown is over, so it's very beneficial for us to attend offline classes, as the online classes were very tedious and due to network problems and lack of infrastructure in schools, online classes were not feasible. So yeah, it's better that we are having offline classes and we can connect to teachers. आजमगढ़ जिले में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधे पर धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विजय विश्वकर्मा व रमेश वर्मा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से बाइबल की पुस्तकें व साहित्य भी बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। हिंदू जागरण मंच के विपिन सिंह ने बताया कि हम लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां एक कमरे में लगभग 50 महिलाओं व पुरुषों को इकट्ठा कर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उपस्थित लोगों को समझाया जा रहा था कि यदि आप लोग परमेश्वर को अपनाओगे तो आप लोगों के पास पैसा समृद्धि आएगी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विपिन का कहना है कि इससे पूर्व भी जिले में कई जगह धर्म परिवर्तन की खबरें मिलती रही हैं, जिनका खुलासा हम लोगों ने किया। ये लोग भोली भाली जनता को बहकाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर कोतवाली के इंस्पेक्टर डीके श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान हो गई, जिसमें एक विजय विश्वकर्मा सिधारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा राजेश वर्मा कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। विजय वर्मा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है और फादर भी है। इन दोनों आरोपियों के ऊपर धारा 188, 298, 504, 506, धारा 3 महामारी अधिनियम व धारा 3(5)
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन 1921 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। में इस समय जो है काफी बड़े पैमाने पर जो है धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, जिसको हम लोग काफी दिनों से नजर बनाए हुए थे आजमगढ़ में कहां कहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो हमारी टीम के कुछ लोग लगे हुए थे। आज हमारे एक शैलेश भाई हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता हैं वहां से गुजर रहे थे, तो उन्हें वहां भीड़ इकट्ठी दिखी, तो वहां वो बैठे जा करके, और उन्हें वहां जब बैठे तो उन्हें लगा कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो हमें सूचना दी है। हम लोग वहां पर मौके पर पहुंचे और वहां पर करीब बाइबल था और एक जो रमेश नाम का था वो अपने आप को फादर बता रहा था और हमारे हिंदू धर्म की माताओं बहनों को बरकला रहा था, कह रहा था कि हिंदू धर्म में जो है भूत प्रेत है, ये है वो है, देश का लालच प्रबोलन दे करके पैसे का उसे जो है क्रिश्चियन बनाने के लिए। कितने लोग थे वहाँ पे आप? लमसम 8 बाई 10 का कमरा था, उसमें 50 से 60 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 3-4 पुरुष थे, बाकी सब महिलाओं को बैठाए हुए थे। पुलिस इस मामले में कितने लोग को थाने में? थाने में लमसम 2 लोग को लेकर आई है पुलिस। कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल हैं? महिलाएं शामिल हैं, तो महिलाएं अभी ये नहीं क्लियर हो रहा है कि उनके साथ है या उसमें वो धर्म परिवर्तन में थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कि आगे कोई भी धर्म परिवर्तन कराने से पहले 10 बार विचार करें, और इस कार्य के लिए इसके लिए हमारा हिंदू जागरण मंच पूरी तरह से लगा हुआ है कि जहां भी धर्म परिवर्तन होगा वहां हिंदू जागरण मंच खड़ा होगा। यहाँ पे धर्म परिवर्तन काम चल रहा था, जो ईसाई धर्म द्वारा 8 बाई 10 के कमरे में बैठा के लगभग 40-50 महिलाओं और कुछ पुरुषों को बैठा के वहाँ पे धर्म परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। भाई हमारे शैलेश नाम है इनका, ये वहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने बताया कि मैं जा रहा था, मुझको लगा किसी प्रकार का वहाँ पूजा चल रहा है, तो मैं भी वहाँ जाके बैठा, तो वहाँ बताया जा रहा था कि आपका यहाँ पे आपको पैसा रुपया घर हर चीज़ सुख समृद्धि मिलेगी जब आप धर्म परिवर्तन था कि भूत प्रेत हर तरह से बुरी शैतानी ताकतें आपको हिंदू धर्म में आ सकती हैं, आपके ऊपर परमेश्वर को अपनाने पर आपके ऊपर कोई इस तरह की कुछ भी नहीं होगा। और इसमें ये अभी जल्दी पहाड़पुर में भी ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। ये आज का कहाँ पे हो रहा था? ये आज का लोटस हॉस्पिटल के सामने बंधे पे उस साइड चल रहा था, एक बंद कमरे में जो एकदम सुनसान इलाके में था। पुलिस इस मामले में 2 पुरुषों को गिरफ्तार की है, जिसमें से दोनों जो अपने आप को फादर बता रहे थे, कहे कि हम चर्च के फादर हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान बांट रहे थे। तो पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके लाई है मौके से, और हमें कड़ी कार्रवाई की आश्वासन भी दिया पुलिस ने। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करते हुए आधी आबादी पूरी भागीदारी निभा रही है। हर चुनाव में महिलाएं जीत हार में बड़ी भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों के आकलन के साथ प्रचार के लिए वो मतदाताओं के बीच पहुंच रही हैं। महिलाओं के बीच चुनाव को लेकर उत्साह भरपूर है। उम्मीद है कि महिला मतदाताओं की भागीदारी फीसद इस बार सर्वाधिक रहेगी। आंकड़े बताते हैं कि वोट डालने में आधी आबादी पीछे नहीं रही। उनकी लय व सोच को आगे बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर एबीसी चैनल लगातार महिलाओं के बीच वोट के महत्व को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में सोमवार को हमसे जुड़ी आधी आबादी ने विशेष तौर पर महिलाओं से मतदान की अपील की है। और मैं अपने देशवासियों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि मतदान देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि देश के नागरिक होने के नाते हम अपनी स्वेच्छा से राजनेता का चुनाव कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद या धर्म अज्ञानता की वजह से मतदान नहीं करते हैं, जबकि मतदान देने से यह सिद्ध होता है कि हम किस तरह के शिक्षित व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति और योग्य नागरिकों को चुनकर हम वहाँ तक भेजते हैं। तो हमारी देशवासियों से बार बार अपील है कि आप मतदान दीजिए और अपने मत से ये सिद्ध करिए कि वास्तव में जो है आप भी एक सक्षम नेता को चुनने का हक रखते हैं। और निश्चित है ये संविधान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संविधान से अधिकार दिया गया है कि आप इस कार्य को पूर्ण कीजिए। हम अपने वोट के जो महत्व है उसको हम समझते नहीं हैं, लेकिन एक वोट का महत्व ये है कि आप अपने नेता को चुनने का एक राइट रखते, अधिकार रखते हैं। और इस वोट का जो असली महत्व है वो लोग समझते हैं जिन्हें पहले मौका नहीं मिलता था अपने नेताओं को चुनने का, जिसके लिए बहुत ही लड़ाइयों और संघर्ष। नेता हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो आपको आगे ले जाए, जो आपकी विचारधारा से मिलता जुलता हो, आपकी विचारधारा को समझता हो और वो आपके विचारों को आगे बढ़ाए। ये वोट का महत्व क्या है? एक वोट का महत्व ठीक एक देश के बराबर है, क्योंकि हम एक एक वोट से ही अपने देश के नेता को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाते हैं। जब महिलाएं वोट देने नहीं जाती उसको क्या कहना है?
मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगी कि वो पहले तो वोट के महत्व को समझें और ज़रूर वोट देने जाएं, क्योंकि ये आपका अधिकार है जो आपको हमारे संविधान ने दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो कि पुरुषों के बराबर आपको इक्वालिटी के रूप में दिखाता है। और आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, इसलिए ज़रूर जाएं और अपने अधिकारों का पालन करें। और एक वोट का महत्व ये है कि एक वोट से एक सरकार बन भी सकती है और एक सरकार गिर भी सकती है। एक मतदान का उतने एक जुड़ के ही 1000 बनेंगे, इसलिए एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको ज़रूर देने जाना चाहिए। आपके एक वोट से ही एक सही आदमी चुना जा सकता है या फिर एक गलत आदमी भी चुना जा सकता है, इसलिए एक एक वोट बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप वोट देने ज़रूर जाइए। अच्छा, कई महिलाएं वोट देने नहीं जाती हैं, वो सोचती हैं वोट देने से क्या होता है, उसको क्या करना होता है? जी बिल्कुल, एक एक वोट बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, आपको देना चाहिए। एक वोट की इम्पोर्टेंस कहते हैं कि एक एक बूथ से ही घड़ा भरा जा सकता है, तो एक वोट आपका आपके देश को आगे ले जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वोट सबको ही देना चाहिए। लोगों को लगता है कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मतलब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, कि क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। हमें देखना चाहिए, हमें वोट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने नेता का चुनाव करते हैं जो हमारे जैसी सोच रखते हैं या हम क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, उसके लिए हम नेता का चुनाव करते हैं। और मुझे लगता है कि वोट सबको देना चाहिए। उनको कहना चाहूँगी कि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें वोट देना चाहिए, जिससे हम अपने सोच और अपने विचार वाले नेता को हम चुन सकते हैं जो कि हमारी समस्याओं को सॉल्व करें। बिल्कुल करना चाहिए मतदान। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।